कार्बोक्सिलेशन तक पढ़ा दिया था। बोलो सर। अगला रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन नंबर 8, एडिशन ऑफ हिल्डन्स रिएजेंट। एडिशन ऑफ हिल्डन्स रिएजेंट। अब नाम याद रखना है दोस्त। हिल्डन्स रिएजेंट जो होता है वो होता है NOCl, NO प्लस Cl माइनस। जब भी हम ब्रेक करेंगे NO प्लस और Cl माइनस में। सिंपल कहानी है। एल्कीन लिया, NOCl के साथ रिएक्शन कराया। अब आपको इतनी कहानी समझ में आनी चाहिए कि आपके एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन होता है पाई बॉन्ड में। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पकड़ लो, NO प्लस है, Cl माइनस यानी NO प्लस को अटैक करना है। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ऐसे करो कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने। तो अगर यहां कार्बोकैटायन बनता तो 2 डिग्री बनेगा और वो इस मॉलिक्यूल का सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। कहानी खत्म, उठा के जोड़ दो। यहां माइनस आएगा अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो प्रोडक्ट होगा CH3 CH CH2। जहां प्लस आया है उसको माइनस वाला दे दो, जहां माइनस आया है उसको प्लस वाला पकड़ा दो। कई बार फंसाने के लिए NOCl को ही कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको लिख कर दे कि NOCl से कराओ। नाइट्रोसिल क्लोराइड बोले तो भी याद रखना कि NOCl होता है। ये सब सिंपल रिएक्शंस हैं, इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाए, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के द्वारा। जब भी लगाए तो कार्बोकैटायन ऐसा बनाए जो ज्यादा स्टेबल बने। 9th रिएक्शन है एडिशन विद H2SO4। अब यहां भी याद रखो, H2SO4 सबको पता है, H प्लस और HSO4 माइनस। पहले ही तोड़ ताड़ के बराबर कर लो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई। सारी लड़ाई सिर्फ 2 बातों पर है जितनी भी रिएक्शंस हैं सर। पहला, आपको कुछ रिएक्शन याद रखनी है जिनमें की साइक्लिक बन रहा था इंटरमीडिएट, वहां कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। बाकी जितनी भी रिएक्शंस हैं एल्कीन या आगे चलकर एल्काइन की, एल्कीन में ज्यादा दिक्कत है। तो वहां जब कार्बोकैटायन बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल बनने के लिए रीअरेंज हो सकता है। हम जब अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो शुरुआत में ही स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने का प्रयास रखेंगे। तो यहां प्लस यहां माइनस, ब्रेक करिए H प्लस HSO4 माइनस में, उठा के जोड़ दीजिए। तो CH3 CH, यहां पर अगर आएंगे तो वही HSO4 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो HSO4 है ये ऐसे तो बना के काम चलेगा नहीं। अब सरल रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ तो फंसाएगा तुमको। अब तुम हमको बताओ कि ये जो HSO4 माइनस है, इतना तो तुमने सब स्ट्रक्चर बना के बैठे ही हो। क्या ये बात तय है कि कुछ मामला ऐसा है दोस्त? बोलिए। अरे 2 OH थे, एक H प्लस निकल गया। तो यार न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा यानी कि यहां जुड़ेगा जब, तो वो किस तरफ से जुड़ेगा? ऑक्सीजन की तरफ से। तो अगर हम इसको सही से बनाएं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही पूछेगा,
तो इसी ऑक्सीजन से लिंक कर देना, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर और इस सल्फर के बाकी बॉन्ड बना लो भाई। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बना है, क्या इसके अंदर अभी भी एसिडिक प्रॉपर्टी बाकी है? क्योंकि एक H+ ये अभी भी दे सकता है। इसके बाद आती है रिएक्शन नंबर 10, जिसमें हम वाटर को ऐड करते हैं। वाटर को अगर कहीं से निकाल रहे हैं H2O किसी भी तरीके से, जैसे अल्कोहल को डिहाइड्रेट, तो उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। वाटर को जोड़ रहे हैं तो बोलेंगे हाइड्रेशन। तो अगला रिएक्शन है हाइड्रेशन, यानी एडिशन ऑफ वाटर। हटाया जाए इसको, बंद हुई। हटाएं, ऑफ वाटर, यानी इसको अपन बोलेंगे हाइड्रेशन। बता तो रहे, अगर तुम्हारा दिमाग सही जगह लग जाए तो तुम वो कर सकते हो साला जो कोई नहीं कर सकता है। आईआईटी वाईआईटी कुछ नहीं है तुम्हारे सामने, लेकिन बस वही है कि ऊपर वाले ने तुमको चलें सर। अब सुनिएगा, वाटर को जोड़ने के तरीके हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हम इसमें हाइड्रेशन कराना चाह रहे हैं। क्या क्या कंडीशंस आपके सामने रहेंगी और कब आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिएगा सर। जैसे मान लीजिए उसने कहा हमने प्योर वाटर लिया, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि लिखा होगा H2O ऑब्लिक H+, या वो तुम्हें इसकी जगह पर कोई कैटेलिस्ट पकड़ा देगा। तीसरा तरीका, वहां पर लिख देगा डाइल्यूट H2SO4, बना लो, और उसके साथ H2O लिख देगा। ये बेसिकली दोनों एक ही हैं, बस केवल तुमको दिखे इसलिए हमने अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक, एक बात समझना, प्योर वाटर मतलब ये ना H+ है ना OH-, जिसको शुद्ध भाषा में अगर कहा जाए तो जितना H+ है उतना OH- है, मतलब बराबर है। तो बराबर है मतलब कि टूटा ही नहीं है, यानी कि ये आयनाइज्ड नहीं है। इसका मतलब जब आयन ही नहीं, H+ ही नहीं, तो वाटर क्या है? वाटर क्या रखता है अपने पास? लोन पेयर। और आपके पास जो चीज रिएक्शन के लिए आई है वो क्या है? एल्कीन, यानी पाई बॉन्डेड सिस्टम। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, यानी दो इलेक्ट्रॉन रिच है तो आपस में अटैक करने का कोई मतलब नहीं है। तो कभी कभार नो रिएक्शन भी होता है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो प्योर वाटर के साथ प्रोडक्ट ना बना देना, पहली बात। यानी आपको वाटर आयनाइज चाहिए होता है। अब मैंने लिखा है H2OH+, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? H+। तो अगर H+ है तो तुम कहोगे ये पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ो कि स्टेबल कार्बोकैटायन बने, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा।
तो यहां पर अगर हम प्रोडक्ट लिख दें पहले तो CH3 CH OH CH3, और यही यहां पे भी बनेगा। पहले प्रोडक्ट बना लो। अब इसकी मैकेनिज्म इसलिए पढ़ना जरूरी है कि वो यहां पर थोड़ी बहुत कलाकारी क्या कर देगा। अब जैसे बेटा देखो ये लिखा है, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आप और करके इसको H3O+ लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बोला है ना कि वाटर लेंगे और साथ में क्या लेंगे, कैटेलिस्ट। तो वो कैटेलिस्ट क्या काम करता है, वो H2SO4 है, वो अपने अंदर से क्या निकालेगा, H+। तो वही कहानी लिखी है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+। अब सर अगर H+ है तो आपकी रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। कैसे होगी, मैकेनिज्म लिखिए, ट्राई मारिए, देखें क्या लिखते हो, बनाओ जरा सब लोग मैकेनिज्म। अरे काट देना यार, गलत होगा तो काट देना, कौन सा सही लिख रहे हो, कोशिश करो। एक पाई बॉन्ड तोड़ना, पहले किसका अटैक कराओगे, H+। अच्छा सुन लो, इधर देखो, H+ है तुम्हारे पास, OH- नहीं है यार। इधर सुनो, भाई एक मिनट रुको, एक बात बताओ, अगर मैंने कहा एसिडिक मीडियम, तो इसका मतलब बोलने के लिए तो अच्छा है कि H+ OH- से ज्यादा है, लेकिन ये तो तय है ना, ऐसे समझो, अगर मैंने 100 H+ है कितने और 90 OH- है, तो ये बात तो तय है ना कि 90 OH- और 90 H+ मिलके तो न्यूट्रल वाटर बनाए हुए, यानी है वहां क्या, 10 H+। तो तुम्हारे पास क्या मौजूद है, H+ और वाटर, ना कि OH-। तो जब आप न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक कराओगे किसी को कार्बोकैटायन के ऊपर, तो किसे अटैक कराओगे, वाटर को, यानी ऑक्सीजन की तरफ से। बनाओ मैकेनिज्म, देखे क्या बनाते हो। यही प्रोपीन लेना है, बल्कि हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं। इधर देखो, CH3 CH, ऐसे लिखो, डबल बॉन्ड CH2, और यहां हम लोगों ने लिया H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रोडक्ट बनाया CH3 CH OH CH3। ये तो तय है कि अल्कोहल मिलेगा। अब डिपेंड करेगा कि किस डिग्री का अल्कोहल है, जैसा एल्कीन लोगे वैसा अल्कोहल मिलेगा। इसका अपने को मैकेनिज्म लिखना है, प्रयास करिए, बनाएंगे, बना ले जाएंगे आप, क्योंकि आपको हम दिखाएं उससे बढ़िया थोड़ा सा आप भी मेहनत करो। ये पंखा चलाओ यार, गर्म लग रहा है। नहीं लग रहा है गर्म तुम लोगों को, बहुत ज्यादा लग रहा होगा ना। रुक जाओ, तुम तो नहीं निकाल पाओगे। फैन चला दो यार जरा, उधर वाला चलेगा, ये बाहर चलता है ना, चला दो चला दो। हाँ सारे चला दो। अरे ठंड का मौसम बहुत बढ़िया मौसम है भाई, बस केवल उठ जाओ एक बार। अच्छा सबसे बड़ा टास्क उठना है कि नहीं है, बोलो सर। और अलार्म जो होता है, अलार्म लगाने का बड़ा सिंपल तरीका है सर, फोन को जितना दूर से दूर रख सकते हो उतना दूर रखिए। गलत बोल रहे हैं तो बता दो। अलार्म घड़ी अगर आपके पास है तो जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिए। अगर आपने आसपास रखा तो वो हाथ वाथ सब सेट है, सोते में ही खटाक से खत्म हो जाता है मामला। और उठने का बड़ा सिंपल तरीका है, क्या करिए, बहुत मतलब एक मन में सवाल आएगा, क्या मालूम है, कि थोड़ी देर और सोचना नहीं है, तुरंत खड़े हो जाओ। कैसे थोड़ी देर और आते हैं, अभी मुंह धो के आते हैं, बस नींद टूट जाएगा, बस इतना। लेकिन कहना आसान है, लेकिन बड़ा मुश्किल टास्क है।
ये हो नहीं पाता है यार। आओ इधर आओ यार। चलो भाई बताओ हमको जरा, क्या सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पार्शियल निगेटिव, जहां पार्शियल निगेटिव होगा वहीं H प्लस मिल जाएगा। तो हमारे सामने CH3 CH प्लस CH3, यानी इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बना, अब ये सारी कहानी दोस्त वही सब पुराना खेल है, बना R प्लस, यानी इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बो कैटायन। और अगर कार्बो कैटायन बनता है तो ये तय बात है कि हमें अगर इससे बढ़िया मिलेगा तो हम उस तरफ जरूर जाएंगे, यानी कि रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। बस बढ़िया से बढ़िया सवाल निकाल लोगे इससे। अब सर ये स्टेप इधर देखो, ये सारी चीजें मतलब ऐसे समझो कि 50 बार वही बोल रहे हैं तो ये याद हो जाना चाहिए। इंटरमीडिएट अगर बना है तो एक ऐसा स्टेप होगा स्लो, अगर स्लो स्टेप है तो यही हमारा क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब साहब जब ये मामला हो गया, इधर देखिए, अब हमारे पास अटैक करने के लिए OH माइनस नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल है, यानी आप वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो ये प्रोसेस क्योंकि प्लस है तो काफी फास्ट है। जैसे ही ये हुआ तो हमारे सामने आया CH3 CH CH3, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। रंगबाजी में इलेक्ट्रॉन पेयर दे तो दिया, मगर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। और एक और नियम है, क्या सर? ये जो H प्लस है, ये H प्लस देता कौन है? कैटेलिस्ट। और कैटेलिस्ट का एक नियम है साहब कि जो दिया है वो वापस लेंगे। तो इसका मतलब सीधा सा है कि यहां से जो H है वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर जाएगा, यानी वही H प्लस जो शुरुआत में काम किया था वो बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आया CH3 CHOH CH3। इसके लिए नहीं पढ़ा रहे मैकेनिज्म, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, और जो थोड़ा बहुत ठीक है पढ़ने में उसने कक्षा 11 में काम किया है, 12 में किया है। हम इसलिए करा रहे हैं, मान लो दिमाग लगाना है नहीं लेकिन लगाना। बताओ। बनाओ। ऊपर वाला मैकेनिज्म देखकर इधर देखो तो ज्ञान बढ़िया है कि वाटर अटैक करता है, OH माइनस नहीं होता, ठीक है, लेकिन दिल तो ये कहता है ना कि भाई सर पढ़ाओ चाहे जितना, अंदर से आवाज यही आती कि डबल बॉन्ड टूटा है और H प्लस और OH माइनस आके जुड़ गया है। बोलो भैया। तो इसका मतलब अगर कोई ये बता दे कि प्लस और माइनस क्या है तो उठा के जोड़ो, खेल खत्म कर दो। तो पहला काम क्या करना? मैकेनिज्म के चक्कर में नहीं, मैकेनिज्म ये बताता है कि इलेक्ट्रोफाइल का पार्ट यानी H प्लस जो लिखा है वही होगा, और निगेटिव पार्ट यानी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो मॉलिक्यूल दिया है वो देता है। इसका मतलब आप यहीं से मैकेनिज्म पढ़ के ये बोलेंगे कि हमारे पास एक तो H प्लस है और दूसरा D2O का मतलब यहां से हमारे पास क्या है? OD माइनस। बात खत्म। अब उठा के जोड़ दो, तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, उठा के जोड़ दीजिए, खेल खत्म। CH3 CH, इन पर प्लस आया है तो इनको मिलेगा OD, और इन पर माइनस आया है तो इनको मिलेगा H प्लस। खत्म। अगला सवाल। चलो बताओ भाई।
इस रिएक्शन पे सुन लो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्या उल्टा मामला हो जाएगा? अरे भैया अगर एल्कोहल है, वाटर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? एल्कीन। तो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन को मिला के एक सवाल हर साल पक्का है। क्लियर है मामला? तो आपको बस बेसिक बात समझ में आएगी तो काम बन जाएगा। इधर देखिए सर, पहली चीज क्या, डी प्लस ये तो मिल गया, माइनस वाला ये देगा यानी ओवेज माइनस, पहली टेंशन खत्म। दूसरा, डबल बॉन्ड को कैसे तोड़े कि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल मिले? सर यहां प्लस आएगा तो 2 डिग्री, इधर प्लस आएगा तो 3 डिग्री। बहुत सीधी सी कहानी है। बॉन्ड की ब्रेकिंग ये करेंगे, यहां माइनस यहां प्लस। एक बार रुक कर ये देख लेंगे क्या इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है? जवाब है नहीं, यानी कोई रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है। उठा के जोड़ो, खेल खत्म करो। CH3 CH C CH3 CH3 ये हमारे पास था। जहां माइनस आया है वहां डी आ जाएगा और जहां पर प्लस आया है वहां पर ओवेच आ जाएगा। अब आपने जो रीअरेंजमेंट पढ़ा था कार्बोकैटायन का, वहां प्लस आके आप रीअरेंज कराते थे। अब ये तय बात है कि वो रीअरेंजमेंट बस यूज होगा यहां पे। अगर कहीं रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी तो आप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। क्लियर है मामला? तो इतना याद रखना कि इसके लिए मैकेनिज्म लेके मत टहलना। मैकेनिज्म हमें यह बताती है कि आपने जो कैटेलिस्ट लिया था, वो कैटेलिस्ट जो चीज हमें प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, और जो मॉलिक्यूल दिया है उससे अगर हम नेगेटिव पार्ट निकाल लेंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। उठा के जोड़ना है। दूसरी कहानी, जब पाई बॉन्ड को शिफ्ट करें तो ऐसे शिफ्ट करें कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल बने, क्योंकि हमें मैकेनिज्म देख के ये पता है इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट बनता है। अब पहला काम तो हम वहीं कर लेंगे शिफ्ट। उसके बाद अगर हमें लगा कि आगे भी जा सकता है रीअरेंजमेंट से, तो हम रीअरेंजमेंट करा के पॉजिटिव चार्ज को और टहला देंगे। फाइनली उठा के जोड़ देंगे, खेल खत्म। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास एक मॉलिक्यूल, ठीक बात। सिंपल रखा है हमने, और वो सवालों में आपसे सिर्फ एक ही बात कहेगा, मेजर प्रोडक्ट। बनाकर बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या है। ये बताइए, तो फिर हम आपको इसी के साथ एक OH ग्रुप की बहुत बढ़िया रिएक्शन पढ़ा देंगे जो हमेशा काम आएगी आपके। सभी लोग अपना अपना प्रोडक्ट बनाएं। पहला काम, क्या प्लस क्या माइनस जोड़ना है वो निकाल लो। दूसरा काम, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, बॉन्ड तोड़ा, कार्बोकैटायन बनाया। कार्बोकैटायन बनाने के बाद एक बार देखा कि रीअरेंज तो नहीं कराना है, अगर करा सकते हैं तो और ले जाएंगे बगल में। क्लियर है मामला? रीजन होना चाहिए रीअरेंज कराने का। यहां आइए साहब, क्या ये बात तय है कि H प्लस है और OH माइनस? ठीक है ना? आ जाओ, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना है, बुद्धि लगाना। इधर भी 2 डिग्री कैटायन बनेगा कार्बोकैटायन और इधर भी 2 डिग्री बनेगा, लेकिन इधर वाला 2 डिग्री अगर बगल से H माइनस शिफ्ट हो जाए तो वो यहां आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस भी स्टेबलाइज होगा, और 3 डिग्री तो है ही,
तो हर तरीके से अगर फायदा है तो पहले पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ये होगी और कार्बोकटाइन यहां आएगा, निगेटिव चार्ज यहां आएगा। फिर कहोगे भैया मन नहीं मान रहा है, हम इसको यहां से उठा के कहां पहुंचा देंगे, इधर। तो क्या ये H माइनस, एक एक लाइन लिख सकते हैं आप, क्या ये H माइनस का शिफ्ट होगा या नहीं होगा? अब जब भी आपके पास ऑप्शन होता है HCH3 और PH, आप किसको शिफ्ट करते हो? H माइनस को। क्लियर है मामला? अच्छा, एक बात बताओ, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप उस तरफ शिफ्ट कर दो तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा और अल्फा हाइड्रोजन 3 मिलेंगे, यही बात है ना तुम्हारी? ठीक है। यहां पर जो कार्बोकटाइन बनेगा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होगा? ये तो तय है। यहां पर बेटा जो बना है ये, क्या इसको अल्फा हाइड्रोजन 3 यानी हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट मिल रहा है? और साथ ही साथ क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ रेजोनेंस में है? तो अगर रेजोनेंस है तो क्या ये रेजोनेंस के द्वारा भी स्टेबलाइज है? तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा हो? अब सुनिए बात को, ये कहीं बताया है कि जो पहला वाला बनाना है वो स्टेबल तो बनाना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हम उस तरफ रखेंगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो हम करा ही सकते हैं। तो अगर हम रीअरेंजमेंट करा सकते हैं तो हम पहले लेस स्टेबल बनाएंगे, उसके बाद, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि लेस बना है, वो रुकेगा थोड़ी बन के। समझे नहीं कहानी यार? वो टाइम इतना कम है कि वो रुकेगा थोड़ी, वो तो तुरंत वहां रीअरेंज हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बन जाएगा, और उसके बाद तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक और बात सुनो, जब तुम ये काम कर लोगे तो इतना तय है कि रेजोनेंस से जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो भी तो कुछ ना कुछ इस कंपाउंड के लिए काम करेगी। तो ये ध्यान, ये रटना नहीं है कभी भी कि पाई बॉन्ड शुरुआत में किधर शिफ्ट करें। मैंने क्या बोला? शिफ्ट करते समय ये ध्यान रखें कि अगर आप रीअरेंज करा के और स्टेबल बना सकते हैं तो जिस तरफ आप ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं आप उसी तरफ के लिए काम करें। क्लियर है मामला? अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा हो जाए तो रीअरेंजमेंट का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। अब यहां से तो रीअरेंजमेंट करा नहीं पाओगे तुम वापस। तो प्रोडक्ट बोलो भैया, CH3 यहां पर माइनस आया है तो इनको H प्लस मिलेगा, तो ये CH2, ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था, ये CH2 ही रहेगा। यहां पर CH, CH3 और इस बेंजीन रिंग को PH लिख दे रहे। एक्चुअली में, अरे रुक जाओ भैया चाचा, एक सेकंड रुक जाओ। यहां पर 1 2 3 और ये ठीक है, ये H हमको यहां से हटा देना है क्योंकि H शिफ्ट हो चुका है। तो यहां रहेगा CH3 और यहां आएगा OH। बेटा ये H माइनस की शिफ्टिंग में चला गया है ना, तो गायब कर देना है उसको, नहीं तो वैलेंसी 5 हो जाएगा। अब जब इतना काम कर लेना, तो ये बात ठीक सवाल इन्होंने पूछा है, ध्यान रखना है कि पहली बार में स्टेबल बने। लेकिन अगर आपको ये पता, अच्छा एक बात और सुनिए, अगर यही रिएक्शन इधर देखो, अगर यही रिएक्शन मैं Cl2 से करा रहा होता, किससे? Cl2 से, तो ये बात कंफर्म है कि रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो अब आपको याद रखना है क्या, कि आप पाई बॉन्ड का जब शिफ्ट करेंगे, प्लस माइनस तो वहां भी करना पड़ेगा, तब आप अपने आप ही इसी तरफ यानी इसके अपोजिट शिफ्ट मारेंगे। उसका रीजन ये याद रखना है कि हम अगर शिफ्टिंग नहीं कर सकते तो हमें उसी समय सबसे स्टेबल चाहिए होगा। शिफ्टिंग कर सकते हैं तो हो सकता है अभी लेस स्टेबल बने, लेकिन रीअरेंज होके अगर बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो बन जाएगा सर। क्लियर है मामला? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली कहानी, अगर कभी आपके पास PCl5, PCl3 और SOCl2, ये 3 आदमी याद रखो, इनका एक ही काम है, क्या करते हैं? OH ग्रुप को खाते हैं, यानी OH ग्रुप को खत्म कर देंगे।
और उसकी जगह पर क्या लगा देंगे, Cl को ऐड करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि अगर कभी आपके पास कहीं पर भी OH ग्रुप दिख रहा है तो ये उस OH ग्रुप को हटाकर किससे रिप्लेस कर देंगे, Cl से। तो अगर मैं ये सेम रिएक्शन PCl5 से करा दूं, किसके साथ करा दूं, PCl5 के साथ, तो याद रखना है कि आपको क्या करना है, OH हटाना है और उसकी जगह Cl लगाना है। ये तीनों रिएजेंट याद रखने हैं आपको। तो इसका मतलब CH3 CH2 CH2 C CH3 PH Cl। बात समझ में आ रही है? जब आप ये लिख रहे हैं तो यहीं बगल में लिख लीजिएगा कि अगर आपके पास ROH है, क्या है, ROH, और आपने इन तीनों की रिएक्शन किसके साथ कराई, ROH के साथ, तो ये बात तो कंफर्म है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCl। अगली कहानी, अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड O OH है यानी एसिड ग्रुप है, तो भी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास कौन सा ग्रुप है अभी भी, OH। उस OH ग्रुप को ये तीनों लोग अगर इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, Cl में, तो बनेगा COCl। COCl ग्रुप को बोलते हैं एसिल क्लोराइड ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, एसिल क्लोराइड। आप कार्बोनिल क्लोराइड जानते हो, वो साला कभी लिखकर देगा ही नहीं कार्बोनिल क्लोराइड, वो हमेशा लिखकर आपको क्या देगा, एसिल क्लोराइड। लिख लो, अभी लपेट देंगे, तीनों रिएक्शन बढ़िया है और इसका पीछा छूटना नहीं है। यही एल्किल हैलाइड में पढ़ना है, यही एल्कोहल में रिएक्शन पढ़नी है, यही रिएक्शन एसिड में पढ़नी है। 3 जगह दी हुई है, एक ही जगह पढ़ लोगे हमेशा के लिए याद रहेगा। OH ग्रुप को हटाता है, Cl ग्रुप लाता है, चाहे OH एल्कोहल का हो चाहे OH एसिड ग्रुप का यानी COOH का। क्लियर मामला? जब ये इनके साथ रिएक्शन कर लेगा तो इनके बाई प्रोडक्ट यानी ये बनाते क्या है, इधर देखिए साहब, जब ये तीनों ROH के साथ रिएक्शन करेंगे तो PCl5 को याद रखना है, PCl5 कन्वर्ट होता है POCl3 में। किसमें कन्वर्ट होगा, POCl3 में, आफ्टर द रिएक्शन। ये रट लीजिए, काम की चीज है। PCl5 ये रिएक्शन देके बनाता है POCl3, PCl3 ये रिएक्शन देके बनाता है H3PO3, SOCl2 ये रिएक्शन देकर बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और साथ में HCl गैस। यानी ये इनके बाई प्रोडक्ट हैं कि भाई ये भी तो कन्वर्ट होंगे। अब सर आपसे पूछा जाएगा इन तीनों में बेस्ट मेथड कौन सा है, तो याद रखना है SOCl2 वाला जो मेथड है ये मेथड बेस्ट माना गया। बेस्ट मानने के पीछे का रीजन क्या है, उन्होंने कहा अगर आपने SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई तो आपको इसी तरीके हैलाइड मिलेगा, यानी एल्किल हैलाइड मिलेगा या एसिल क्लोराइड मिलेगा, और साथ में जो 2 चीजें बनेंगी वो दोनों की दोनों किसके रूप में निकलेंगी, एज अ गैस। तो जब कटोरे में एल्किल हैलाइड या एसिड हैलाइड होगा और साथ में SO2 और HCl होगा तो वो तो गैस के रूप में निकल जाएगा। यानी उस कटोरे को आप उठा के ले जाइए तो आपको इन्हें अलग अलग करने में जहमत उठानी नहीं पड़ेगी, यानी कि ये बेस्ट मेथड माना गया। इनमें अगर बात करेंगे तो ये मिले रहेंगे लिक्विड के रूप में, आपको लास्ट में इनको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो सेपरेशन करने में अगर हमको ये लगता है कि हमें किसी भी तरीके से मेहनत नहीं करनी पड़ रही तो वो एक अच्छा मेथड है। दूसरी बात, खत्म नहीं हुआ, केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है। केमिकल इक्विलिब्रियम में जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो ये बताइए अगर कोई प्रोडक्ट गैस के रूप में निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका कनेक्शन प्रोडक्ट बाकी जो प्रोडक्ट है उनसे हट रहा है। तो अगर कनेक्शन ही नहीं है
तो रिएक्शन के रिवर्स आने का प्रोसेस खत्म हो गया। इसका मतलब वो रिएक्शन ज्यादातर किधर भागेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए भी ये बेस्ट मेथड है। यानी बाय कंसेप्ट भी बात कर सकते हैं और बाय नॉर्मल तरीके से फिजिकल स्टेट को लेकर भी बात कर सकते हैं। क्लियर है बात? नीचे लिख लीजिएगा, ये किसी भी रिएक्शन में काम करेगा। नीचे लिखिएगा, किसी भी रिएक्शन में अगर बाई प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में बन रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में अगर बाई प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में बन रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्ड यानी उसका उत्पादन, प्रोडक्ट की यील्ड यानी उत्पादन हमेशा ज्यादा या मैक्सिमम होगा। यानी हम मानते हैं कि प्रोसेस बहुत अच्छा है और काफी ज्यादा बनेगा। चलें सर, अगली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो अगला रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन नंबर 11 होगा कि 10 होगा? आओ भाई, नहीं तुम इसी में रह जाओगे। OMD लिखो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मरकरी का जुड़ना और बाद में मरकरी का निकल जाना क्या कहलाता है? OMD रिएक्शन। ठीक बात। कुछ भी पढ़ाने से पहले रिएक्शन में बहुत ज्ञान है, लेकिन एक जगह पे आके टूट जाता है कि इनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। और इतनी बात तुम पढ़ चुके हो, जिन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता वो रिएक्शन तुम्हारे लिए बड़ी आसान है। बोलिए सर। तो कहा जाता है कि इसमें ये मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? मार्कोनी-कॉफ को। लिखिए बगल में, फॉलो आप पूरा लिखना, मार्कोनी-कॉफ रूल। अब भाई साहब, मार्कोनी-कॉफ रूल बड़ा सिंपल सा सीधा साधा है। ये क्या कहते हैं? मार्कोनी-कॉफ रूल ये कहता है कि अगर हम कोई रिएजेंट लेकर आए और हम उसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में लगाना चाह रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में, इंपॉर्टेंट बात ये है, तो याद रखना है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जुड़ता है उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। क्लियर है बात? तो नीचे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल, साइड में ही लिखो, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये यूज होगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, negative part of reagent attached with those doubly bonded carbon, negative part of reagent attached with those doubly bonded carbon which having less number of hydrogen atom, which having less number of हाइड्रोजन एटम। ठीक बात। पहले रिएक्शन लिख देते हैं कि रिएक्शन में होता क्या है। आपने एल्कीन लिया यानी प्रोपीन। पहला रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराया जाता है, यानी CH3COO का होल ट्वाइस Hg। बनाइए साहब, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराएंगे। दूसरा पार्ट है
NaPH4 के साथ कराएंगे। जहां पर मर्क्यूरिक एसीटेट आपने लिखा है सर, वहीं पर ही कई बार आपको लिखकर आएगा HgOAC का होल ट्वाइस। एक ही बात है। अब प्रोडक्ट की बात करें तो यहां हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। यानी अगर हमने ये एल्कीन लिया है तो ये तय बात है कि ये हमको क्या बनाकर पकड़ाएगा, एल्कोहल। तो ये याद रखना है, यही आप एल्काइन में भी पढ़ेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आप एल्कीन का ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल। थोड़े समझदार लोग ये समझ गए होंगे कि OH माइनस निगेटिव पार्ट है और वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जुड़ा है जिसके पास हाइड्रोजन कम है। यानी कौन से रूल को फॉलो किया, मार्कोनी का। बोलो भैया, अब लग रहा है कि ये तो हम धड़ाधड़ कर देंगे, इसमें कहीं कोई समस्या ही नहीं है। नहीं कर पाओगे, पेपर में फंसेगा वो, इसलिए हमें इसका मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिज्म लिखने से पहले दोस्त, क्योंकि इतना पढ़ाया है तो इतनी बात आप पकड़ सकते हैं, ऊपर जहां आपने लिखा है वहां लिख लीजिए साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म, साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्या हम लोगों ने इतना कर रखा है कि हमें यह मालूम है साइकिल बन जाती है तो फिर कहीं कुछ जाता नहीं है, उसी मामला फंसा रहता है। आइए, हमारे पास मर्क्यूरिक एसीटेट है। पहला स्टेप में क्या होता है देखना, ये हमारे पास एल्कीन है, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मर्क्यूरिक एसीटेट यानी HgOAC का होल ट्वाइस। जब हमने इसको लिया तो मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यानी Hg+2 है। मर्क्यूरिक आयन बोलेंगे इसको। ये मर्क्यूरिक आयन इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखकर अट्रैक्ट होगा। तो जब ये अट्रैक्ट होगा तो मैंने बोला है क्या, इसको गौर से सुनिएगा। मैंने कहा है ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखकर अट्रैक्ट होगा, किसी कार्बन को देखकर अट्रैक्ट नहीं होगा। यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखकर अगर अट्रैक्ट हुआ है तो दोनों के साथ जुड़ेगा, यानी बनेगा CH3 CH CH2 प्लस, सॉरी प्लस का एक CH2 लिखो, यहां लिखो Hg+2 और ये इसके साथ एक ये इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेगा। बना लीजिए, इसे बोलते हैं पाई कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। दिख भी रहा है पाई बॉन्ड की तरीके। सब पढ़ाया है, बहुत इंस्टेंट मूवमेंट पे होता है, क्षणिक मूवमेंट है, यानी बनेगा और फटाफट टूटने लगेगा। अब ये बात तो तय है कि मर्क्यूरिक आयन अगर इस तरीके से आके जुड़ गया है तो इसने इन दोनों कार्बनों को फांस रखा है सर। तो यहां लिखिएगा पाई कॉम्प्लेक्स और नो रीअरेंजमेंट, किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब यार इसी को देखने में थोड़ा अच्छा लगे तो हम इसको ऐसे ना बनाएं, CH3 CH CH2। देखो हमें मरकरी वर्करी से उतना नहीं लगाव है जितना कार्बन से। हम कहेंगे देखो यार ये डॉट डॉट ना बनाओ, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाया करो हर बार। तो इसका मतलब ये तो इसलिए कि इंटरमीडिएट बनाए, ये असलियत में कुछ ये है मामला। अब साहब नंबर 2 पर NaBH4 है।
अब कहानी सुनिएगा सर, इस पहले स्टेप की ही कहानी, NaBH4 का काम क्या देना है, बोलो भैया, ये सब याद होना चाहिए, नहीं समझ नहीं पाओगे। NaBH4 का क्या काम है, H माइनस देना। अब सुनिएगा, अभी H माइनस नहीं देगा क्योंकि मर्क्यूरिक एसिटेट लिए हो तो ये एक्वस सोल्यूशन है, वाटर आपके पास हर समय मौजूद है। तो अब यहां पर इस पहले ही पार्ट में एज अ न्यूक्लियोफाइल कौन अटैक करेगा, वाटर। बात समझ में आ रही है। तो वाटर अगर अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यानी कि जो बॉन्ड है ये ऐसे टूटेगा कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने। तो क्या ये बॉन्ड इस तरीके से अगर टूटेगा तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर ज्यादा अच्छा दिख रहा है, 2 डिग्री है। भाई अभी तो हमारे पास इतना तो मामला है ही ना कि 1 डिग्री बनाए कि 2 डिग्री, तो हम क्या बनाएंगे 2 डिग्री। तो अगर इस पर अटैक किया तो हमें कुछ ये दिखेगा, CH3 CH OH H ऑक्सीजन पर प्लस CH2 और सिंगल बॉन्ड Hg, सुनते जाना, Hg+2 था, उसने बगल से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इसका मतलब वो बनेगा Hg+1। पहला पार्ट इतना काम करता है। NaBH4 अभी रोल में या मार्केट में आया नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब यार जब हम इसे लिखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो H+ है इसे निकलने में टाइम लगता होगा, ऐसा कोई टाइम वाइम नहीं है। यानी आप इसे ही लिखेंगे तो यहीं से ही ये H अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके निकल जाता है। तो चाहे आप ये लिखिए या डायरेक्टली आप लिख दीजिए कि CH3 CH OH CH2 Hg+, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। अब सर नंबर 2 वाले आदमी का काम आया, NaBH4। NaBH4 अपने पास रखा है क्या, H-। अगर H- रखा है तो वो ये H- उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर मरकरी अटैच है, यानी यहां से अब ये मरकरी बाहर हो जाएगा। तो अगर ये बाहर होगा तो आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, CH3 CH OH CH2 है, H- मिल जाएगा तो CH3। साथ में कौन नजर आएगी, मरकरी। कोई भी मेटल जब डिपॉजिट होता है तो उसका कलर ब्लैक होता है। अब इस रिएक्शन का नाम क्यों लिखा गया, पहला काम इधर देखो क्या लिखा है, मर्क्यूरेशन, और उसके आगे क्या जोड़ा गया है, ऑक्सी। ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या मरकरी जब जुड़ा तो जहां जुड़ा वहां ऑक्सीजन दे गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। अब मरकरी का काम खत्म तो मरकरी बाहर निकल रहा है, यानी इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, डीमर्क्यूरेशन। तो NaBH4 ने H- से अटैक कराकर क्या डीमर्क्यूरेशन करा दिया है यहां पर, इसलिए इसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्लियर है मामला, इतना बना लीजिए, सही से मैकेनिज्म देख लीजिएगा। पहला वाले जितने भी स्टेप लिखे हैं ये फर्स्ट पार्ट से आता है, यानी कि ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन का पार्ट है। या अगर मुझसे कोई कहे, इधर देखो, उतार लिए हो, छापो पहले, नहीं तो फिर इसमें गड़बड़ा जाएगा अगर हम इसी में ऊपर ओवर राइटिंग कर देंगे। अब ये रिएक्शन मुश्किल क्यों है, यहां H+ और OH- नहीं, बोलो भैया। लग रहा है कि H+ OH- जैसा ही लगा है कुछ, लेकिन लगने का तरीका जो है वो क्या है, अलग है। अगर आपसे पूछा जाएगा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है, तो क्या ये जो पाई कॉम्प्लेक्स बना है यही आपका इंटरमीडिएट है,
यानी यही इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसके बारे में पूछा जा सकता है, यहां लिखिएगा आरडीएस स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि स्टेप तो तुमने कई सारे लिख दिए हैं वहां पे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कैटेलिस्ट थोड़ी, कैटेलिस्ट करता है काम। बोलिए सर, अपनी बात आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बेइज्जती करने के लिए तो हमें बहुत सारे मौके हैं, पढ़ाई में थोड़ी कोई है। वो ये कह रहा है NaBH4 अपनी बात कह भी रहा है और उसी बात को डिनाई भी करवाना चाह रहा है। क्या उसने बोला कि NaBH4 रिएजेंट है, क्या शब्द बोला? रिएजेंट। तो रिएजेंट तो आता ही तबाह होने के लिए। HCl आता है तो H प्लस Cl माइनस में टूट के जुड़ जाता है ना, कि HCl जिंदा रहता है। कौन है जो अपने आप को बचा लेता है आखिरी में? कैटेलिस्ट। अगर कोई कैटेलिस्ट है तो वो अपनी चीज वापस मांगेगा। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी H माइनस दे रहा है तो देगा, खत्म बात। यहां पर इतने प्रोसेस में अगर मुझसे कोई कहे तो मैं ये कहूंगा यहां से लेकर इधर देखो भैया, यहां तक का मामला, यानी इसको भी हम इंक्लूड कर ले रहे हैं, यहां तक का मामला ऑक्सी मर्क्यूरेशन का है। बोलो भैया। और ये लास्ट स्टेप जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टी मर्क्यूरेशन को। नोट कर लीजिए, पेपर में आपको लग रहा होगा ये इन सब कहानियों में अब वो डायरेक्ट स्टेप पूछ लेते हैं, जैसे तुम सब पढ़ पढ़ा गए और उसने क्या कहा कि प्रोटीन है उसका रिएक्शन मैंने कराया या ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराया और वहां पर बन गया प्रोपेनॉल 2। अब जो तुम बताने जा रहे थे वो उसने बता दिया और पूछा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज इनकरेक्ट। तो मैकेनिज्म पता होगी तभी बता पाओगे कौन सा वाला गलत है। तो इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि कोई मैकेनिज्म पूछ नहीं सकता है, पूछ सकता है। जेई एडवांस में भी पूछ सकता है, वो कहेगा इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म के कुछ स्टेप लिखे, बताइए इनमें से कितने सही हैं। अब अगर मैकेनिज्म एग्जैक्टली पता है तो ही बता पाओगे कितने सही है, वरना कहानी खत्म। सेम क्वेश्चन इंटीजर टाइप में डाल सकता है कि फलानी रिएक्शन है, इसकी ये मैकेनिज्म लिखी है, बताइए कौन सा वाला स्टेप गलत है या कितने सही है। यहां पर सही पूछेगा, जाहिर सी बात है, और ऐसी मैकेनिज्म देगा जिसमें 5-6 हो। तो जरूरी नहीं कि हर बार ऑब्जेक्टिव ही बनेगा, इंटीजर टाइप भी बनता है इस पर। इतनी कहानी समझ में आती है। अब हमको पूरी कहानी को एक बार देख लो और याद करके बताओ। यही करना होता है इसमें। इधर देखो, हमें तुम्हें लग रहा है कि समझना है, समझना मजना नहीं है, पहले याद होता है उसके बाद समझते हैं। जैसे पहले रट लिए कि ये होता है, अब किसी ने पूछा कि कैसे होता है तो बड़े बाबू के तरीके अब खड़े होकर समझा सकते हैं, लेकिन पहले पता हो ना क्या समझाना है। तो बता रहे हैं कि देखिए यहां पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मर्क्यूरिक एसिड स्टेट में मर्क्यूरिक आयन होता है, मर्क्यूरिक आयन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो इसे अट्रैक्ट करता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। बोले सर अब, बोले अब वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, अटैक करेगा तो वहीं पर जिस कार्बन पर अटैक करेगा वहां OH छोड़ देगा। अब लास्ट में बोले जो मरकरी आई है उसको घर भेजना है, उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो क्या लेते हैं? NaBH4। वो अपना H माइनस अटैक कराएगा, मरकरी को बाहर करे। और ये किस चीज को डिफाइन करता है? कौन सा तरीका है जिससे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं? मार्कोनी-कॉप रूल को फॉलो करता है। ठीक बात है, यानी हम जोड़ेंगे H प्लस OH माइनस, असलियत में यहां कोई ना H प्लस है ना OH माइनस है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? एक सवाल दे रहे हैं, करके बताओ हमको।
हटाएं? बनाइए। ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आइडेंटिकल, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, या फंक्शनल आइसोमर। लो, बना दिया ऑब्जेक्टिव सवाल। दो रिएक्शन जोड़ देंगे, है ना। पहली वाली कौन सी है? अभी पीछे कौन सी पढ़े हो? हाइड्रेशन। दूसरी वाली कौन सी है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। अंतर पता होना चाहिए क्या है। यानी एक सवाल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी खासी है इसमें, इसी में हमने आपसे आइसोमेरिज्म भी पूछ लिया है। पोजिशनल आइसोमर आ रहा है आंसर। अब वो तुमसे आईयूपीएससी नंबरिंग थोड़ी पूछेगा, तुम करो अपना, समझो क्या है क्या नहीं है। पहला वाला सवाल करने का तरीका इधर देखिए। जब हम ये क्वेश्चन करें तो हमारे दिमाग में कंफर्म होना चाहिए कि मैकेनिज्म तो हमने पढ़ रखी है, होता क्या है ये हमें मालूम हो। जैसे H2OH+, यानी कि सर यहां पर आप हाइड्रेशन कराने का मूड बनाए हैं, और जब आप हाइड्रेशन कराएंगे तो आप कहेंगे साहब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट अगर हमें कराना पड़ेगा तो हम करा सकते हैं, यानी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर है मामला। अब सर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां आया, क्या ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा? और आपने बोला कि नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, यहां से क्या शिफ्ट करेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट। तो H- शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करके इस कार्बोकैटायन को फाइनली यहां लाएंगे, जिससे ये क्या बन जाए? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यही है मामला। तो इसका मतलब बोले इसको काट दो, इसका काम खत्म हो गया है। अब प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो क्या H2O और H+ है, तो हम सबको पता है कि हमारे पास क्या चीज है जो जोड़ने के लिए आई है? H+ और वाटर से क्या आएगा? OH-। उठा के जोड़ दीजिए, CH3 CH3। फाइनली पॉजिटिव चार्ज यहीं पहुंचा है तो इसे OH मिलेगा। इसके बगल से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था तो इस कार्बन को H- यानी कि H2 बन गया। लास्ट में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हम यहां से H+ भेजेंगे तो CH3। ये अल्कोहल ही बना, इसमें कोई समस्या नहीं। नीचे आते हैं सर, पहला पार्ट समझ में आया आपको? दूसरा वाला बेटा जैसे ही देखे तुरंत याद आना चाहिए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। पहली चीज बोले सुनो,
यहां पर कोई रीअरेंजमेंट के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता ही नहीं। अब सर रीअरेंजमेंट अगर नहीं होगा तो यही खेल खत्म। अब मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या दोगे, OH माइनस, जहां नेगेटिव पार्ट है उसे क्या दोगे, H प्लस, जो असलियत में होता नहीं है, लेकिन हमने रट रखा है इसलिए हम अपना प्रोडक्ट लिखे। तो CH3 CH CH3, यहां लिखोगे CH OH CH3। अब सर जब आप इनकी IUPAC नंबरिंग करेंगे तो जहां से OH पास में पड़ेगा आप नंबरिंग उधर से करते हैं, यानी आप इसको बोलेंगे कि OH नंबर 2 पर है, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2 है। यहां आते हैं सर, नंबरिंग जहां से OH पास में पड़ेगा वहीं से करेंगे। तो दोनों है तो ब्यूटेनॉल 2 ही, बस किसकी कौन है जो बदल रहा है, CH3। अरे बोलो ना यार, तो अगर CH3 बदल रहा है तो क्या वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये A और B एक दूसरे के क्या होंगे, पोजिशनल आइसोमर। प्रॉपर बना लीजिए। और फिर एक सवाल ऐसा करते हैं जिसमें कुछ बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं, NaBH4 को NaBD4 कर देते हैं। किसी ने कसम थोड़ी दी है कि हमेशा H माइनस निकलेगा। अरे बोलो भैया, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि क्या चीज आप जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसी में हटाया जाए, अच्छा ये वाली रिएक्शन अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा लालच मिलेगा रीअरेंजमेंट कराने का, और बढ़िया लालच अगर देना है तो ये लो भाई, और मजा आएगा तुमको। अच्छा अगर यहां कुछ नहीं लिखा है तो हम वाटर ही मानकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है, जो कुछ खेल होगा वो यहां होगा साहब, बस देखे रहना, सुन लो। अगर इधर देखो, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, वाटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब इधर देखो ये, अब यहां पर होता तो असलियत में अलग अलग मामला है, यानी अगर बात करोगे बिल्कुल सही तरीके से तो गड़बड़ाओगे हर बार। इतना बताओ मुझे, क्या पीछे वाली मैकेनिज्म देखो एक बार, OMD वाली, केवल मैकेनिज्म खोल लो और जो बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में बैठ सकती है वो बैठा लेंगे। क्या सर, इधर देखो, वाटर से OH मिला है, देखो मैकेनिज्म में वाटर जहां जुड़ा वहां पे क्या आ गया, OH। तो वाटर से क्या मिला, OH। और NaBH4 से क्या मिला, H माइनस, ना बोलो क्या मिला, H मिला। तो इसका मतलब OH और H मिला है या नहीं मिला है, जिसको तुम OH माइनस और H प्लस बोल सकते हो, लेकिन वो गलत है। असलियत में तो साला OH माइनस और H माइनस है, यही है मामला। अब अगर मैं तुमसे कहूं तो तुम क्या कहोगे पता है, ये सब अपनी जगह रखो, देखो वाटर है तो इससे OH ले लेंगे और इस बार इससे क्या लेंगे, D। क्लियर है मामला। तो अगर D लेंगे तो ये तो तय है कि कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है, तो जैसा है ये सब वैसे ही रहेगा। यहां पर ये बॉन्ड का ब्रेकिंग केवल ये पाई बॉन्ड में बना लो कि ये रहेगा। अब सर एक बात तय है, आप बोलो कुछ भी, हम OH को OH माइनस बोलते हैं इसलिए इस कार्बन पे ले जाके रख देंगे।
ये है डी माइनस, लेकिन हमें यह पता है कि हम इसको क्या बोलेंगे, डी प्लस की तरीके लेंगे यहां, यानी कि ड्यूटीरियम आएगा। अब यहां एच नहीं आएगा बल्कि ड्यूटीरियम आएगा। तो मैकेनिज्म सही चीज है, लेकिन कई बार अपनी बात को रखने के लिए याद रखना पड़ता है। अगर आपने रटा, मैं बता दे रहा हूं, बहुत लोग ज्ञानी है, वो क्या रटेंगे कि वाटर से OH माइनस मिलेगा और NaBH4 से H माइनस मिलेगा। मर जाओगे, डबल बॉन्ड जब भी तोड़ोगे पगला जाओगे कि 2 माइनस कहां जोड़े। असलियत में वाटर से कुछ नहीं मिलता, वाटर अटैक करता है और उधर से H माइनस अटैक करता है। क्लियर है मामला? तो इसलिए याद रखना, जो भी चीज आपको मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ वाटर लिखा है अगर, तो वहां से OH ले लो, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उससे अगर NaBH4 है तो H, NaBD4 है तो D लेना है। इसके एक और भाई साहब है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलें भाई, हटाएं, अगला हेडिंग डालिए, HBO। चैनल आता है HBO, देखा है तुमने? क्या आता है इसमें? कितने लोगों ने चैनल देखा है? देखे हो? क्या होता है बेटा इसमें, बताओ तो। कुछ नहीं मालूम है, फर्जी। हाँ, आओ इधर आओ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको यहां पर क्या लिख कर आएगा, पहले रिएक्शन लिख लीजिए, फिर उसके बारे में बातचीत करते हैं। चलें भैया, देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले स्टेप में आपको लिखा होगा BH3 THF या B2 H6। दूसरे स्टेप में H2O2 ऑब्लिक OH माइनस। बनाइए सर, पहले तो पता चले ना कि देख के पहचाने, तो पढ़ा दे पूरा कि ये होता है, तुम पहचाने नहीं पाए, बेकार है मामला। अब सर इतना तो तय, बोरॉन बोरॉन आएगा तो काम हो जाएगा। अब सर यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। क्या फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो पहली चीज ये समझ लीजिए, नो रीअरेंजमेंट। मेन मेन बातें लिख लो, यहां किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट यहां भी नहीं होगा, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होगा? नेगेटिव पार्ट है, बोले नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ना जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। बात खत्म। बनाओ प्रोडक्ट, H और OH जोड़ना है, तो क्या OH इस बार उधर जोड़ देंगे? अरे बोलो भैया, CH3 CH CH2 OH और यहां पे H। बना लीजिए सर। एक बात हमको ये बताइएगा कि बोरॉन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? बोरॉन। बोरॉन भिखारी है भाई, बोलो बेटा, यही पढ़ाया है ना, तो इसका मतलब वो हमेशा रोता रहेगा। हाइड्रोजन भी उसके रिस्पेक्ट में ठीक आदमी है। तो कभी भी BH3 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? BH2 प्लस और H माइनस। पहली बात तो ये। दूसरा, क्या B2H6 में बनाना बॉन्डिंग होती है? पढ़ाया है ना तुम्ही को, तो कहीं और पढ़ाया है? अच्छा, B2H6 में बनाना बॉन्डिंग होती है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट यानी दर्द में रहता है।
तो रिएक्शन होगी तो करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। PH3 जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल, सुन लो, स्टेबल होना और अनस्टेबल होने का मतलब है पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है उस अवस्था में। तो BH3 अकेले तो पाया नहीं जाता, तो मैंने वहां बोला था कि हम लोग इसको THF मीडियम में रखते हैं, जिसे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान बोला गया था। और वहां फ्यूरान क्या था, 5 का साइकिल था, बीच में ऑक्सीजन था, 2 डबल बॉन्ड थे, जिनको रिड्यूस करके तुमने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में ना जाए बल्कि बोरॉन को कोऑर्डिनेट हो पाए। देखते रहो, बहुत सुंदर है, मेरे को देखते रहो, तुम ऐसे ही ऐसे देख रहे हो, कितना याद रखते हो तुम बताओ। तुम ही चले जाओ इस बार पेपर देने, आओ, मतलब कुछ याद ही नहीं आ रहा है, बैठे हैं मस्त आराम से। साला तुम्हें देख के हमको चिंता होने लगता है। नॉर्मली मैं बाहर रहता हूं तो मैं खुश रहता हूं, मतलब टेंशन फ्री रहता हूं जनरली। तुम्हें देखकर मैं पहली बार टेंशन में आ जाता हूं कि इतनी भी मक्कार आदमी है, इतनी भी मक्कार जनता है। पेपर है, बैठे आराम से, कुछ आता है, कुछ कर पाओगे, क्या करोगे आगे पता नहीं। और जैसे किसी ने बोल दिया कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो मन ही मन क्या कह रहे हैं, तुम्हारा खून तो कर ही सकते हैं। और कुछ आपस में क्या बोलेंगे, ये कैसे कोई डिसाइड कर लेगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐट पूरी भरी है तुम्हारे अंदर, आता 2 अक्षर का कहीं कुछ नहीं है। कुछ पूछ लो कि कोई काम करोगे ऐसा, अभी सोचे नहीं है। अरे घोड़ा जैसा शरीर हो गया तुम्हारा, 18-19 साल के हो गए हो, पूरा ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो और धरती पे बोझ बने हुए हो, है? क्या करोगे, चलते समय अपने ही पैरों से निकालोगे एक्सीलरेशन, कि कभी किसी पढ़ लिख के किसी कंपनी में जाके यूज करोगे? देखो बड़े अलग अलग प्रकार के ज्ञानी लोग हैं, गांव देहात में कस्बों में बहुत मिलते हैं, बैठे हो, भरपूर ज्ञान है, ऐसा ज्ञान होता है जिसका कोई जवाब नहीं। अच्छा कभी कोई नेता एता के आया होगा तो तुमने एक बात गौर करी होगी, जैसे नेता मान लो ये मंत्री है, ये विधायक है, उनके साथ 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो कुर्ता पैजामा पहने और उनको कोई जानता नहीं है, होते हैं या नहीं होते हैं, और वो सबसे ज्ञानी होते हैं। वो क्या कहेंगे कि कुर्सी ले आइए, और क्या दिक्कत है, मंत्री जी और विधायक लोग खड़े हैं आराम से बैठे हैं अपना, वो बतिया रहे हैं। वो ये जानते हैं कि इनके पास इतना ज्ञान होने के बाद भी वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। ऐसे ही गांव में जो सबसे खाली आदमी होता है वो ऐसे ही बड़े बड़े लोग होते हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए। वो क्या समझाएंगे पता है, IIT की तैयारी बहुत कठिन है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा उनसे पलट के तुम ये पूछ नहीं सकते कि आपने की थी? हाँ भाई, वो आदमी रिश्तेदार भी हो सकता है तुम्हारा, और जाहिर सी बात है कि तुम कह नहीं सकते। फर्क बस ये है कि बस जब ऐसे लोग देखा करो तो ये जीवन में एक बात ठान लो, तुम क्या बनोगे नहीं पता, ये देख लो मैं ये नहीं बनूंगा। इतना तो सोच ही सकते हो कि भाई मैं इतना ज्ञानी नहीं बनूंगा कि मैं ज्ञानी बन के नीम के पेड़ के नीचे बैठा हूं। अब तो साईं बाबा एक ही थे ना, तो तुम तो वो भी नहीं बन पाओगे। तो तुमको ध्यान देना पड़ेगा, 2 ही तरीके हैं, या तो पढ़ लो बढ़िया से, और या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्रा कैलिकुलर मामला हो, यानी बहुत खूबसूरत हो तो बम्बई चले जाओ, वहां भी कोई अब तुम्हारे पास वो नहीं है। सारे हीरो हीरोइन के बच्चे हैं, वही सब पैदा होकर सब बड़े बड़े हो जा रहे हैं, वही सब आ रहे हैं मार्केट में। गलत कह रहे हो तो बता दो। और जो बूढ़े हो रहे हैं वो अभी भी हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पिक्चर आ जाए। पिक्चर आ जाए, 60 साल के हो गए, 60 साल के। गांव में कभी 60 साल का कोई बाबा देखा करो, समझ जाया करो कि आमिर खान ऐसा ही होगा करो यार। मतलब ये एबिलिटी है। और वहां से एक बात सीखने की और है, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो शरीर काम करे या ना करे आप आदमी को पागल बना सकते हैं। रजनीकांत 82 साल, 82 ईयर्स ओल्ड आदमी है भाई साहब। वो सोचिए कितनी मेहनत कर। तुम 82 साल में, तुमसे अगर हम पूछ लें कि क्या करोगे,
तो तुम्हारे पास बड़ा छोटा सा मामला है कि सर वो गांव में घर बनवा देंगे। अच्छा अच्छा बेटा, चलो बन गया। फिर बोले कि कंपनी में काम करेंगे। बोले कितना पैकेज? बोले 25-50 लाख हो जाए। तो बोले अच्छा चलो मान लो यूएस चले जाओगे। फिर सर वहीं किसी से शादी कर लेंगे। क्यों सर? वो हमारी शक्ल देख ही रहे हो, तो आगे वाली जनरेशन अच्छी हो। हाँ, और पूछे अब? बोले अब क्या, अब खत्म है जीवन, अब क्या है। ये तुम्हारा मैक्सिमम है, और इसके लिए तुम प्रयास क्या कर रहे हो? बात समझे रहो। इसीलिए मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, इन लोगों को दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हारा जीवन हराम हो जाएगा। जो आदमी कह देता है ना कि बड़ा घरों में चलता है कि लड़का होना चाहिए, लड़का होना है। लड़के का जीवन केवल तभी तक है जब तुम शुरुआत में कुछ जानते अंते नहीं हो। लाला लल्ला करके तुमको खूब टहला रहे, समझना, और उसके बाद अब तुमको कितना ताना देते होंगे तुमको समझ में आता होगा। वहीं तुम्हारी बहन होगी, उसको इतना नहीं कहा जाता है। उसका रीजन क्या है कि घर वाले जानते हैं कि ये लोग कर लिए तो ठीक, ये लोग भी अपनी जिद में लड़ रहे हैं कि हम भी अपनी एबिलिटी कुछ करके दिखाएं, और ये तुम्हारे रिस्पेक्ट में कर जाते हैं। क्योंकि जिसके पास कुछ खोने को नहीं है वही काम कर पाता है। तभी बॉलर आके आखिरी गेंद में छक्का मार देता है जिस पिच पे बड़ा से बड़ा खिलाड़ी 0 पे आउट हो रहा है। तुम्हारे साथ कुछ है ही नहीं साहब। तुम यहां से वापस जाओगे, जहां निकलोगे भाई साहब, पुराने आपके पास केवल क्या रह जाएगा मालूम है? इस काका देव से खरीदा हुआ पैंट शर्ट बूशर्ट जूता, और वो छोटी मोटी 2-2 कौड़ी की यादें कि वहां रहते थे पान वाली दुकान में, वहीं पीछे बरगद का पेड़ है। जब कभी कानपुर आए कि हम यहीं पे आवारा बने थे, इन्हीं रोडों पे, इन्हीं पे, और निकलते निकलते बोलेंगे, और हमें कोई कहने की बात ही नहीं है, बोलेंगे तो कहेंगे देखो ये आदमी जा रहा है, इसी से पढ़े थे बर्बाद हो गए थे। हाँ, हम क्यों कहें भाई? बात हंसने की नहीं है, बात बनोगे तो हमारे लिए अच्छा है। और हम ये नहीं कहते तुमसे कि तुम में से सारे लोग आईआईटी में चले जाओ, सारे लोग एनआईटी में चले जाओ, नहीं, सारे लोग इतना प्रयास करो कि किसी सरकारी कॉलेज की एक सीट तो पा ही लो। और गवर्नमेंट में इतने सरकारी हैं कि तुम पा सकते हो, और उसके लिए कोई बहुत परसेंटाइल नहीं चाहिए, 88 से 90 पे भी मिलता है। कैटेगरी वेटेगरी होती है उससे कम में भी मिल जाता है, ओबीसी वालों को भी फायदा होता है। फर्क बस इतना होगा कि एक सीट मिलेगी, तुम्हारा लोन हो जाएगा। ये बात तुम्हें कोई नहीं समझाएगा। आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं से भी इंजीनियरिंग करेंगे, 1 साल की फीस 1.5 लाख रुपए से नीचे नहीं है। 1,10,000, 1,20,000, 1,40,000, चाहे आईआईटीज करो चाहे एनआईटीज करो, जमाने गुजर गए अब। फर्क इतना होगा, सरकारी कॉलेज में पढ़ोगे तो बैंक लोन दे देगा, बैंक लोन दे देगा, और सरकार स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप का पढ़ने से कोई संबंध नहीं है, तुम कॉलेज के अंदर हो, तुम्हारी आएगी। बस फर्क ये होता है कि उसका डे होता है। स्कॉलरशिप कैसे मिलनी चाहिए? तरीका बोलो। आपने एडमिशन लिया, एडमिशन लेते ही आप एलिजिबल अगर है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जानी चाहिए। सरकार कहती है ना, एडमिशन लेने जाओ, अपनी व्यवस्था करके जाओ। जब एडमिशन ले लोगे, पहला साल कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे साल के 3 महीने हो जाएंगे, तब पहले साल की स्कॉलरशिप आएगी। इन 16 महीनों के लिए आपको बैंक की जरूरत पड़ेगी, और कहीं घर वालों ने किसी से ले दे के तुमको दिया तो इंजीनियरिंग में भी जीना हराम। फिर घर नहीं आओगे। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि अगर किसी सरकारी कॉलेज नॉर्मल में जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओ। कानपुर एचबीटीआई के कितने आदमी, केएनआईटी के कितने आदमी, मतलब आपके पास एक्सपोजर होगा, आप सब कर लोगे। प्राइवेट में रहोगे तो टेंशन ये रहेगी कि 1.5 लाख 2 लाख रुपया लग रहा है, 2 चौक 8 लाख रुपया पापन कहीं से लेके दिया है, और जब नौकरी मिलने का टाइम आएगा तो 3,30,000 से पैकेज स्टार्ट होगा। इतने से 3,30,000 से। इसलिए इतना पढ़ना है कि जितना पैसा लगा है कम से कम उतने का पैकेज मिल जाए जिससे किस्त भर पाओ। वरना बीटेक करने के बाद आदमी कहां जॉब कर रहा है? बोले दिल्ली में। कितना मिल रहा है? इन्फोसिस 37 लाख का पैकेज भी देती है, 3,70,000 का पैकेज भी देती है। आज भी 3,70,000 का मिलता है।
370 में कट कटा के 20-22 हजार रुपया हाथ में आएगा। साला दिल्ली में जहां रह रहे होगे, नोएडा में रह रहे होगे, बेंगलोर में रह रहे होगे, एक तो वहां का आदमी तुम्हें खा डालेगा। 15,000 रुपया रेंट, वो सब मिला के लगेगा क्या मालूम, पापा 7,000 भेज दो। ऐसी नौकरी करोगे और फिर तुम क्या बनोगे? तो पूरा प्रोसेस इस पे डिपेंड कर रहा है। डरा रहे हैं, नहीं रहे, बता रहे हैं कि जिंदगी यही चलेगी आगे। और ये भी नहीं कह रहे पढ़ लिख लोगे तो बहुत बड़े हीरो बन जाओगे, नहीं। जो जीवन तुम्हारा चल रहा है वो इसी तरीके थोड़ा स्मूथ चलता रहेगा, परेशानियां बनी रहेंगी। अंदर जाओगे फिर मरोगे कि अब कुछ और अच्छा कर जाएं, कुछ और बढ़िया कर जाएं। यही जिंदगी है। लाश की तरीके सुबह उठ के मत आओ कि उठ के चले आ रहे हैं, बस्ता टांग के यहां से वापस जा रहे हैं। कोई पूछ रहा है क्या कर रहे हैं, बोले पता नहीं। ये शब्द सबसे खराब है। क्लास अगर आए हैं, बाहर निकले, हम तो सीधा फंडा जानते हैं, काम वो करो जो पता हो। निकले यहां, किसी ने पूछा क्या हुआ, बोले वो 5 रिएक्शन पढ़ाई थी, 5 आती हैं। कल बोले कल नहीं आएंगे, क्यों, बोले सोएंगे। रहो अपनी एबिलिटी पर, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन अगर आए हो, सीखे हो, तो वो याद होना चाहिए। फिर रिवाइज कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि लाश की तरीके अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो जो एस्पिरेंट्स है ना सर, 18 लाख, 30 लाख, 12 लाख दिखाया जाता है। इतने लाख लोग बैठे, लाख लोग बैठे, उन लाख में 1-2 लाख को छोड़ के तैयारी भी किए। तैयारी करने और तैयार होने के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है। हर साल अगर 60,000 सीटें हैं तो 1 लाख लोगों के बीच की लड़ाई है मात्र, बाकी सब वही लाश है। पढ़ नहीं रहे ये नहीं बोलूंगा मैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि हम करें क्या। कोई इसी में परेशान है कि हमको फिजिक्स नहीं आ रहा है, कोई कह रहा मैं केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, कोई कह रहा मैं मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है। जिसको थोड़ा थोड़ा आ रहा है वो इसमें परेशान है कि मैं फिजिकल का सवाल नहीं कर सकता। ये परेशानी बनी रहेगी। दिक्कत कब है मालूम है, जब तुम फोन आता है, जब एग्जाम का टाइम होता है तो बच्चा फोन करके बोलता है कि सर हमें डर लग रहा है। तुम कहते ठीक लग रहा है सर, तबीयत खराब हो रही है अपने, सही है। ये सारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, यानी आपने तैयारी की है तभी तो डर लग रहा है। डर किसको नहीं लग रहा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है। वो मंदिर के बाहर लड्डू का डब्बा लिए है, उसको पता है बजरंगबली कुछ करेंगे, बाकी हमारे हवस में कुछ नहीं है। ऐसा थोड़ी कि मंदिर जाने वाला हर आदमी, मैक्सिमम लोग है वो फ्री है। उससे पूछो क्या होता है, वो क्या बोला पता है, पेपर बहुत टफ आएगा। स्कूल लेवल में देखा होगा तुमने, जो लड़के पढ़ने वाले नहीं होते बिल्कुल भी, वो भी पेपर देने आते हैं। और उनसे अगर पूछो कि भैया पढ़ाई के लिए, तो क्या बोलते पता है, पेपर टफ आ रहा है आज, क्योंकि वो जान रहे उनको नहीं आता। और जो पढ़ने वाला बच्चा होता है बेचारा रिवीजन कर रहा होता है, वो किताब में जहां करा होता है देख रहा होता है, उसे लगता है कुछ तो याद कर लूं। और आपको लगता होगा पेपर से पहले, आप सबने कक्षा 1 से लेकर पेपर दिए हैं, पेपर से पहले आपको लगता है मैं कुछ नहीं आता है। जिस समय पेपर मिल रहा होता है उस समय और डर लग रहा होता है। पेपर आप धीरे से खोलते हैं, धीरे धीरे आपको याद आने लगता है, फिर आप उसी पेपर में लिखने लगते हैं। और 3 घंटे के आखिरी समय में आपसे कोई पेपर छिना रहा होता है, आप लिख रहे होते हैं। यही जीवन का प्रोसेस है। डर लगेगा लेकिन चीजें याद आ जाती है। कोई ये कह दे साहब कि मैं पेपर में डर गया था, ये उसका दिल जानता है, नहीं डरता है सर। अगर आपने पढ़ रखा है, आपको पता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अगर आप आईसीयू में पड़े होंगे ना कि भैया बोल नहीं रहा है कुछ, तो वहां अगर किसी ने बगल में बोल दिया कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट करा दें क्या, तो ऐसे हाथ हिलाओगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि अगर पढ़े हो तो आता है। दिमाग का कंट्रोल रूम काम कर जाएगा, कहेगा नहीं नहीं होता, डॉक्टर कहेगा जिंदा है, इसका मतलब। इसलिए कहा जा रहा है पढ़ लो। इस मैकेनिज्म में टीएचएफ BH3 के साथ रहेगा। अब साहब हम BH3 का क्या करेंगे, सुनना। BH3 का एक मॉलिक्यूल, BH3 का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन दे सकता है? 3 हाइड्रोजन एक एक करके देगा। और कितने मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन को देगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन को। उसी प्रोसीजर को एक एक करके दिखाया जाता है। बात समझिएगा, तो हम उसे 3 टाइम्स कर देंगे। चलिए लिखना शुरू करिए।
और इसकी भी मैकेनिज्म को देखते चलिएगा, बहुत ज्यादा चक्कर है ही नहीं। मेन बात हमने आपको पहले ही बता रखी, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है तो मुझे बताओ ये डबल बॉन्ड किस में टूटेगा? प्लस माइनस में ना। प्लस माइनस बोलो क्या बनाओगे? यहां पार्शियल प्लस और यहां पार्शियल माइनस, क्योंकि स्टेबल बनाओगे। अब हमने लिया BH3 का मॉलिक्यूल, तो अगर आपने BH3 का मॉलिक्यूल लिया है तो आप उसे लिखेंगे BH2 सिंगल बॉन्ड H। अभी आपसे बोला गया था कि जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे किस तरीके से ब्रेक करने वाले हैं? बोरॉन पर क्या रखेंगे? प्लस, H पर क्या रखेंगे? माइनस। क्लियर है मामला? अब साहब उठा के जोड़ दो, तो जैसे ही जोड़ोगे CH3, इधर देखना, जो ये प्लस है क्या इसको ये हाइड्रोजन मिल जाएगा? और अगर हाइड्रोजन मिलेगा तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा? BH2 के साथ, जिसको लिखने का तरीका है BH2 बना लीजिए। अरे मतलब आप बॉन्ड जोड़ के भी लिख सकते हो, ये देखो, ठीक है ना। अब अगला स्टेप बोलो, तो अब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तुम्हारी एल्कीन। कितनी बार लिया? 2 बार। यानी बोरॉन के पास अभी ताकत है ना 2H देने की, तो जब H दोगे तो क्या किनारे से लगा होगा? तो क्या मैं इसको डायरेक्ट अगर बोलूं तो CH3 CH2 CH2, इस बॉन्ड का मतलब है कि ये निकला है होल थ्राइस B। यानी बोरॉन ने ऐसे कितने एल्किल को जोड़ रखा है? 3 को। बना लीजिए साहब। पहले स्टेप में इधर सुनिएगा, आपके पास जो डबल बॉन्ड है, अब रटने वाली बात सुनना, जो आपके पास डबल बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन किसने दिया है? BH3 मॉलिक्यूल ने या B2H6 ने। क्लियर है मामला? उस H को इस चक्कर में मत लेना कि H प्लस है कि H माइनस है, ठीक है ना। अब सर जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो ये आपके इंटरमीडिएट है, और आप यहां बोलेंगे किसी प्रकार का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये आपका इंटरमीडिएट है। अगला स्टेप है H2O2 OH माइनस, यहां से लेकर यहां तक के प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन और बोरॉन का जुड़ना। क्या बोरॉन ने, BH3 ने अपना H और B देकर इस एल्कीन के साथ बना लिया है, इसी को हम बोलेंगे ट्राई एल्किल बोरेन। क्या कहेंगे साहब? ट्राई एल्किल बोरेन। नाम लिखा दे रहे हैं क्योंकि पेपर में पूछ लेगा कौन नाम है, पूछ दे। चले भैया, अब लास्ट प्रोसेस H2O2, यानी इससे आएगा OH माइनस। ये OH माइनस इन बोरॉन वाले एल्किल के ऊपर अटैक करेगा। अटैक इसलिए करेगा क्योंकि आपको दिखाने के लिए हम ये बोल सकते हैं, इधर देखो, अगर तुम्हें उसमें परेशानी हो रही हो, क्या यही चीज 3 बार लिखी गई है वहां पर? अगर बेटा मैं इसको कभी भी तोड़ूंगा तो क्या ये बताइए कार्बन के ऊपर जैसे ही CH2 और BH2 है, तो ये बात तो तय है कि आपने बॉन्ड ब्रेक कर रखा है। यहां पर क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है मामला? अब हमारे पास जो H2O2 है इसमें OH माइनस भी है और OH प्लस भी है। एरो बनाने के लिए दिखाया जाता है कि ये अटैक, आप ये मान लीजिए कि किस पे अटैक किया है? बोरॉन पे। तो क्या ये बोरॉन को हटाना शुरू कर देगा? तो हटाना शुरू करेगा तो इसी कार्बन को क्या मिलेगा? OH। OH माइनस नहीं बोलना है दोस्त, क्या मिलेगा? OH, क्योंकि H2O2 ऑब्लिक OH माइनस का मतलब है OH माइनस भी है और OH प्लस भी है। क्लियर है मामला? बना लो सर। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, और ये प्रोसेस में आपने क्योंकि OH यानी ऑक्सीजन जोड़ा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन।
अल्टरनेट स्टेप एक, इधर देखो, यहां से ये बनता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसको ऐसे समझिए कि H2O2 ऑब्लिक OH माइनस होता है, ये OH माइनस इस BH2 को निकाल लेता है। अरे बोलो ना यार, तो अगर ये इसको निकाल लेगा तो जाहिर सी बात है कि बचा हुआ पार्ट OH प्लस इसी के पास जाएगा, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा BH2OH। असलियत में तो वो 3 बार होगा मामला, तो अंत में आपके पास जो बाई प्रोडक्ट आएगा वो आएगा H3BO3 यानी BOH का होल थराइज। उतना पूछेगा नहीं कोई, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। और आपको ट्राई एल्किल बनता है, अगर रिएक्शन में याद रखने की बात है तो याद रखना है BH2 हटाना है और OH जोड़ देना। क्लियर है मामला? अब सुनो, अगर मुझसे कोई कहे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो मैं कहूंगा देखो भैया, पहली चीज जो B2H6 होता है वो H देता है, और जो H2O2 होता है वहां से OH लेते हैं। H और OH को हम जोड़ते कैसे हैं? अपने हिसाब से, H प्लस और OH माइनस, जो कि असलियत में होता नहीं है। कौन सा रूल फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी कि OH माइनस उस कार्बन को देंगे जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा। मैकेनिज्म पूछोगे तो मैकेनिज्म बताएंगे पूरी। क्लियर है मामला? तो यहां तक आपको बात ध्यान रखनी है। अब सुनिए, कल लेक्चर हमने इसलिए नहीं भेजा था कि टेस्ट था और पता था कि आप टेस्ट को कम से कम एक बार घर में देखें। आज हम आपको इसी में, पुराने हमारे लेक्चर हैं जो घर से पढ़ाए हैं हमने, उसमें हम आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भेजेंगे। क्या भेजेंगे? प्रॉपर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का नोट्स बनाइएगा, और उसको जितनी बातें हैं उनको बकायदा देखकर लिखते जाइएगा। उसमें प्रैक्टिस भी बढ़िया कराई है हमने सवालों की। बात समझ में आ रही? अगर किसी ने कर लिया हो तो वो केवल लेक्चर देख लेना बढ़ा बढ़ा के, लेकिन याद रखना उसको आपको नोट्स में बनाना है। कल जब आप आएंगे तो हम उसको देखेंगे भी आपकी कॉपी में। 2 बजे रख देंगे आज क्लास? बोलो।